synaptonemal complex formation begins in which phase? Prophase 1. Zygote. Ants in Pachytes. Chiasmata formation reported in which stage? Diploid. Okay, good. Terminalization completed. What is remaining in terminalization of complete terminalization में क्या remaining portion रहता है? What is the remaining? Which is the remaining portion of before the complete terminalization? Chiasmata. ठीक है, chiasmata वाले पॉइंट पे जो एक्स स्ट्रक्चर बन रहा है वहां पे अभी ज्वाइनिंग है डीएनए में और उसको रिमूव करने के लिए टर्मिनलाइजेशन देन कंप्लीट होता है. ओके, हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए इज remaining for the replication in prophase 1? What is the amount of DNA which being replicated in S phase, not completely replicated? कितना amount of DNA? 0.3 से 0.4. Okay. Terminalization begins with क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि टर्मिनलाइजेशन कहाँ से हो सकता है? सेंट्रोमियर से. काइस्मेटा के फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्रॉसिंग ओवर की या काइस्मेटा के फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी क्या है? यस बेटा, करेक्ट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ काइस्मेटा फॉर्मेशन? किस केस में ज्यादा होगा, किस केस में कम होगा, लो हाई, कुछ भी बताओ. टेलोसेंट्रिक केस में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है फॉर्मेशन ऑफ काइस्मेटा. और किस केस में हाई होगा? जितना लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ काइस्मेटा या क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो जाएगा. Chiasmata is resultant of crossing over, or crossing over is resultant of chiasmata? Crossing over is resultant of chiasmata. क्या बात कर दी? Chiasmata is resulting of crossing over. Chiasmata का फॉर्मेशन बाद में होगा, क्रॉसिंग ओवर हुआ है इसलिए chiasmata फॉर्म होगा. ओके, क्लियर है? चलो, ये मार्किंग कर ले क्या तुम लोगों ने एनसीईआरटी से, या मुझे बांटना है? बताओ फटाफट. मार्किंग की? क्या टेस्ट के बाद मार्क किया है? चलो सुनो फटाफट. बांचेगा तो फिर. Prophase 1 of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis. पता है, हमें देख लिया हमने डिटेल. It has been, तो क्वेश्चन ये है कि किसका प्रोफेज लंबा होता है? लॉन्गेस्ट प्रोफेज इज रिपोर्टेड इन मियोसिस और माइटोसिस सिंपल मियोसिस. It has been further subdivided into the following 5 phases based on the chromosomal behavior. किसके बेसिस पे है बेटा? मार्क करो, क्वेश्चन है. क्रोमोसोमल बिहेवियर. सारे चेंजेस क्रोमोसोम में बात कर रहे हैं, हमने बात ही नहीं की कि सेंट्रियोल मूव हो रहा है. ये सब पॉइंट हमने पढ़ाया नहीं, वो सब हिडन है. माइटोसिस के साथ जो जो चीजें हो रही थी, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ईआर डिसअपियर, मतलब दिख नहीं रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिनोमेना, वो सब यहाँ पे भी चल रहा है. लेकिन हमने जो सेपरेशन किया है सारे फेजेस में, वो किस बेसिस पे है? क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या चेंज हो रहे हैं. क्रोमोसोमल बिहेवियर, कब वो सामने आए, कब वो पेयरिंग किए, कब वो डायड दिख रहा है, कब वो टेट्राड दिख रहा है. ओके, व्हाट इज टेट्राड बाइवेलेंट स्ट्रक्चर? टेट्राड बाइवेलेंट टेट्राड किस केस में रिपोर्टेड होगा? ऑनलाइन पूरा रह जाए कि स्टूडेंट ने संभाल रखा है, क्या बात है? बाकियों के मैसेजिंग सिस्टम ऑफ हो गए क्या? शाइना के अलावा किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है?
Bivalent tetrad reported in which phase? बाइवेलेंट टेट्राड है क्या? क्या है ये टेट्राड? क्या है, किसके सर है? सिस्टर क्रोमेटिड्स के। ठीक है, दो दो सिस्टर क्रोमेटिड आमने सामने दिख रही है तो पेयरिंग पहले होगा, उसके बाद वो सामने आएंगे, मतलब जाइगोटीन के एंड में या पैकाइटिन के स्टार्टिंग, दैट इज बाइवेलेंट टेट्राड। तो जो सीक्वेंस है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ओके, एचजेडपी डी स्क्वायर ड्यूरिंग लेप्टोटीन। बहुत अच्छा, चलो देखो दिख रहा है। During lactotaine stage, the chromosome becomes gradually visible under the light microscope. क्यों gradually visible का मतलब धीरे धीरे visible हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है बताओ फटाफट। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो चुका है, कंडेंसेशन कर रहा है तो थिक और शॉर्ट होता जा रहा है। ओके, अब इसमें हिडन है बेटा कि क्रोमेटिन रेटिकुलम स्ट्रक्चर डिसअपियर होगा, सेपरेशन होगा, इंडिविजिबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाएगा। ये सब आपने जो माइटोसिस में पढ़ा है वो सब यहाँ पे भी होगा। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट द लैक्टोटीन, लेकिन मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, ये चीज आपको बुके मॉडल याद रखने के लिए करना है। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज first called zygote. During this stage, chromosome starts pairing together and this कौन सा क्रोमोसोम है बेटा? होमोलॉगस। यहाँ पे लिख लो पेंसिल से, आधी इंफॉर्मेशन देते हैं। होमोलॉगस, कोई भी क्रोमोसोम कहीं का कहीं नहीं आ जाएगा। ओके, क्रोमोसोम वन के कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्रोमोसोम वन जो मदर से आएगा उसके ही साथ पेयर हो, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस का फॉर्मेशन जाइगोटीन। Such paired chromosomes are called homologous chromosomes. चलो आगे इंफॉर्मेशन आगे बात करो। Electron micrograph of this stage indicate that chromosome synapses is accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex, zygote। एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकाल रहे हैं और यही होता है 1 आवर रिवीजन जब चलेगा ना लास्ट में, तो उसमें ये ऑलरेडी मार्क है तो मैम को आने की नीड ही नहीं है, क्यों चाहिए रिवीजन? मार्क करो अभी से। The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called a bivalent. Bivalent dyad भी हो सकता है, bivalent tetrad भी हो सकता है। Bivalent का मतलब सिर्फ है नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर में है 2 है, बाई है। ओके बच्चों, जब पीछे वाली सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होगी तो वो हो जाएगा bivalent dyad। यहाँ लिखा है tetrad तो दैट इज ओके, DI होगा dyad। However, these are more clearly visible at the next stage। आ गया, टेट्राड कहाँ दिखेगा? पैकाइटिन में। नेक्स्ट स्टेज जाइगोटिन के बाद क्या आने वाला है? पैकाइटिन, उसी की बात करें। The first two stages of prophase 1 are relatively short-lived compared to the next stage, क्योंकि अभी तो आसपास आके बस खड़े हुए हैं, सिनेप्स बना है। ओके, पैकाइटिन से शॉर्टर होगा। During this stage, the four chromatid of each bivalent chromosomes become distinct and clearly appears as tetrad। इसलिए वहां पे लिखना चाहिए था इनको डायड। समझ में आई बात? तो अपने डिटेल में क्लियरिटी के साथ आप पढ़ते हो उसको आप फोकस किया। This stage is characterized by the appearance of recombination nodules। कहते हैं नोड्यूल्स क्या होते हैं? नोडुलर रूट पढ़ा है कहीं पे छोटी क्लास में? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पढ़ा है, कुछ सुना है? राइजोबियम सुना है? अभी ऐसे मत बोलना कि नहीं सुना। तो वो जहाँ पे कॉलोनी बना लेते हैं ना वो नॉड्स बन जाते हैं। जो भी आपकी पल्स फैमिली की है ना, आप अरहर दोहर सब खाते हो, मटर वटर, इन सब के रूट्स में क्या है? बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। ओके, ऐसी जो क्रॉप्स होती हैं उनको यूरिया की सप्लाई नहीं देनी पड़ती। यूरिया जो फर्टिलाइजर है वो भी नाइट्रोजन का सोर्स है बेटा, तो यूरिया की सप्लाई नहीं देनी होती, तो वहां से वर्ड आता है नॉड से नोड्यूल, बेडेड स्ट्रक्चर। ओके, बोलोगे मैम वहां कैसे चली गई आप? तो वहां इसलिए गए क्योंकि नॉडुलर रूट भी आपको पढ़ना है। तो याद रखो जहां जो टर्म है उसको समझ के आगे बढ़ जाओ।
नोड्यूल्स, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जिसको आप एक्स शेप स्ट्रक्चर में जहां पे वो जॉइंट है, दिस इज नॉट नोड्यूल। The sites at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosome, मार्क करो non-sister chromatid के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, that is question। सिस्टर सिस्टर कहाँ है? अगल बगल है, ठीक है। दूसरे वाले क्रोमोसोम के वो फेस ही नहीं करेंगे, वो दूर है, लैटरली कॉर्नरल से नॉन सिस्टर उनके बीच में पेयरिंग होगा, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अगेन क्वेश्चन है, बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, वही खिलौने वापस लेके जाने वाली कहानी। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, बताया मैंने बेटा, ये ध्यान रखना आप। यहाँ पे ब्रेकिंग हो रहा है, ज्वाइनिंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो एंजाइमेटिक कंट्रोल में होगा। एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज, कैटेगरी ऑफ एंजाइम इज नोन एज रिकॉम्बिनेज। फॉर्मेशन किसका हो रहा है, थोड़ा सा लिख लो यहाँ पे, फॉर्मेशन क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, विजिबल है? है ना, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। कई स्टेप है बेटा, इसलिए आप जब हेलिकेज बोलते हो तो मतलब हेलिक्स को ब्रेक करने वाला, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने वाला, लाइगेज मतलब जोड़ने वाला। तो ग्रुप ऑफ एंजाइम, एसएसबी प्रोटीन जो प्रोटीनेसेस है वो सिंगल स्ट्रैंड टू सिंगल स्ट्रैंड करके रखने वाला है। तो कई सारे एंजाइम हैं, लेकिन एज अ रिजल्टेंट हमें क्या मिल रहा है, रिकॉम्बिनेंट। तो फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाय रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, प्रोसेस क्या होगी, रिकॉम्बिनेशन is undergoes in presence of group of enzymes known as ऐसे शॉर्ट में लिख लेना, known as recombinase, सिंपल स्वीट, ठीक है। फिर आपको एक कैटेगरी पढ़ने होंगे दूसरे चैप्टर में कि रिकॉम्बिनेज में कौन कौन से एंजाइम आ जाते हैं, तो वो वहां फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चार्ट मिल जाएगा। अभी हमको समझ में आया, यहाँ पे जो प्रोसेस चल रही थी वो रिकॉम्बिनेशन की चल रही थी, उससे क्या बन रहा है, रिकॉम्बिनेंट बन रहा है, पेरेंट क्रोमोसोम से अलग बन रहे हैं, जो एक एक खिलौने लेके आके उसके बैग के अंदर नंबर ऑफ खिलौने या टाइप्स ऑफ खिलौने में वेरिएशन आ गया, ओके। वही वेरिएशन रिजल्टेंट है रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस से, और जो क्रोमोसोम बने उनको हमने बोला रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। जो प्रोसेस है वो हो गई रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, जो एंजाइम है उनको हमने ग्रुप कर दिया रिकॉम्बिनेज। क्लियर है? किस स्टेज में पूछेगा, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहाँ हुआ होगा, G2 में। बन गए होंगे ना, या तो कंडेंसेशन हो गया तो फंक्शन तो खत्म हो गया। एंजाइम बनाने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब चाहिए, राइबोसोम चाहिए, तो वो सारा प्रोसेस अपनी तैयारी वाला काम हो चुका है G2 में। तो रिकॉम्बिनेज enzymes formation takes place in G2 and their action takes place in फैकल्टी। कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली कहाँ हुआ, फैकल्टी में हुआ बेटा। क्लियर है, ये इंफॉर्मेशन याद रहेगी तुम लोग को, क्लियर है? आज एक का टॉप का इसका मतलब आर्या, आर्या ऑफलाइन में है क्या? अच्छा, बता दिया करो बेटा तुम, अभी मुझे टाइम लगेगा बेटा आप लोग पहचानने जान। यहाँ तो अकेले मोर्चा साइना नहीं संभाल रखा, डांट खाओगे क्या तुम? चलो वापस चलते हैं स्लाइड। तो रिकॉम्बिनेज क्लियर है, एंड देन क्या कह रही है कहानी, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, पता है हमें, और ये स्टेटमेंट है कि रिकॉम्बिनेशन क्यों हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर मेथड की वजह से रिकॉम्बिनेशन हुआ है।
on the two chromosomes or non-sister chromatid, एक ही बात है. Recombination between homologous chromosome is completed by the end of pachytane. Recombination यही complete हो गया बेटा. वो separation है जो डिक्लोटीन और डायकाइनेसिस में चल रहा है. कौन सा खिलौना लेना है वो डिसाइड हो चुका है, लेकिन खिलौना लेके बैग में रख के वापस जाना, वो प्रोसेस है डिक्लोटीन और डायकाइनेसिस. लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर बेटा. प्लाज्मेटा की बात होगी. The beginning of diplotin is recognized by the dissolution. Dissolution मतलब synaptominimal complex जो बना था उसको तोड़ना, dissolve करना. Of the synaptonimal complex and the tendency of the recombined homologous chromosomes of the bivalent to separate from each other except at the site of crossover. This takes place in diplotin क्योंकि हमें पता है जो साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है वो डायकाइनेसिस में रिमूव होगा. तो जो आपने वहां डिटेल में लिख रखा है कि लॉन्गिट्यूडिनल सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाता है एक्सेप्ट द काइस्मेटा, वही पॉइंट है. दिस एक्स शेप अब बेटा इसको अंडरलाइन कर लेना, ये सब एमसीक्यूज. एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड काइस्मेटा. मार्क करो इसको डबल स्टार. इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट, ये कौन हो, ये आप खुद हो, ठीक है. फीमेल से मतलब मेल नहीं है. ओके. ह्यूमन के फीमेल में जो oocytes हैं, जो कल हमने आपको एग्जांपल भी दिया था, सम वर्टिब्रेट, हम लोग वर्टिब्रेटा में आते हैं एनिमल किंगडम में. डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स. ओके बच्चा. Now final stage of meiotic prophase 1 is diakinesis. This is marked by the terminalization of chiasmata. MCQ है. फाइनल कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन यहाँ पे होना चाहिए कंप्लीट ड्यूरिंग दिस, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि टर्मिनलाइजेशन बिगिंस, तो आंसर इज डिप्लोटेड. एंड्स डायकाइनेसिस. ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosomes for separation. ठीक है बेटा. ये है थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट, बट आप ध्यान रखो अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है. फुल्ली कंडेंस्ड क्या होता है, मेटाफेज. अभी चल रहा है प्रोफेज. By the end of diakinesis, the nucleolus disappears and the nuclear envelope also breaks down. Diakinesis represent transition to metaphase. That's why ये statement justify हो गया. Okay, transition है, मेटाफेज आने वाला है डायकाइनेसिस के बाद, मतलब प्रोफेज का ये एंड फेज हो गया. और माइटोसिस करते वक्त आपने देखा था लेट प्रोफेज शोज ट्रांजिशन विद द मेटाफेज, अर्ली मेटाफेज के साथ ट्रांजिशन शो कर. Now next है metaphase 1. The bivalent chromosomes align on the equatorial plate, जिसको वहां पे हमने क्या बोला था, माइटोटिक प्लेट. यहाँ पे क्योंकि अभी सेपरेशन नहीं होगा, इसको क्या बोल दिया गया, इक्वेटोरियल प्लेट. इक्वेटर पे अरेंज होंगे दो दो क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर वाले अरेंज होंगे बेटा, सेपरेट हो चुके हैं. ओके. The microtubules from the opposite poles of the spindle attached to the kinetochore, same कहानी, of homologous chromosomes. अब उस दिन श्रेयस तुमने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि अगर पूछेगा काइनेटो स्पिंडल apparatus अटैच्ड है काइनेटोकोर से या सेंट्रियोल से, आंसर हम क्या चूज करेंगे, दोनों तरफ अटैच्ड है, लेकिन चूज करेंगे काइनेटोकोर, क्योंकि सेंट्रियोल तो स्पिंडल फाइबर को बना रहा है, वहां से तो बन के आ गया है. अब अटैच किससे होना है, काइनेटोकोर से. ओरिजिन है सेंट्रियोल के पास, तो वहां तो रहेगा ही. क्लियर. वहां से ओरिजिनेट हो गया. तुम बात कर रहे हो स्पिंडल फाइबर का, इसका मतलब उसका एग्जिस्टेंस है, वो है वहां, तो इधर से तो वो ओरिजिनेट ही हुआ है. इट्स लाइक फ्लैजिला. फ्लैजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से निकल रहा है, तो नीचे आपने वेसल बॉडी में पढ़ा भी है कि सेंट्रियोल फ्लैजिला का वेसल बॉडी बनाते हैं. तो वही चीज है कि सेंट्रियोल की साइड से तो वो अटैच्ड ही है. अटैचमेंट कहाँ पे शो करेगा, तो काइनेटोकोर विल बी द आंसर. ठीक है, ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है, थोड़ा सा आते हैं डिटेल में, तो बताते हैं कि एक ही साइड से वो अटैच हो रहा है. अब माइटोसिस में क्या स्थिति थी, इधर से अटैच और इधर से अटैच, दोनों जगह से अटैच हो गया. यहाँ इक्वेटर पे कैसे अरेंजमेंट है, बीच में नहीं है, इक्वेटेरियल से इक्वल डिस्टेंस पे दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अटैच्ड हुए. ओके. तो जब इधर से थ्रेड आएगा तो वो यही कहीं अटैच्ड होगा एक साइड, इधर वाला तो फ्री रहेगा. जब वो फ्री है तो स्प्लिटिंग तो होगी नहीं.
जस्ट क्या होगा, जो क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर के अटैच्ड है उसको अपने साइड ले जाएगा स्पिंडल फाइबर। समझ में आया बात? कोई स्प्लिटिंग नहीं, विदाउट स्प्लिटिंग। मैंने बोला दो स्टूडेंट्स की रोज है, ये मैथ्स वाले हैं ये बायो वाले हैं, और सेंटर पे खड़े हो जाए, तो सेंटर पे कैसे खड़े हो सकते हैं? सेंटर पे खड़े होने के लिए एग्जैक्ट सेंटर पे तो दोनों को यहाँ पे आना पड़ेगा बेटा। तो सेंटर पे हमने जब बोला तो उस रूम के इक्वी डिस्टेंस पे इधर से इधर दोनों खड़े हो गए सेंटर के बराबर। इधर है बायोलॉजी वाले, इधर है मैथ्स वाले। इधर आए सुनील सर, ले गए मैथ्स वाले बच्चों को डांट के, क्या कर रहे हो मैडम की बात सुनते हो परेशान करती हो। इधर आई बायो वाले मैम, बेटा चलो सुनील सर ले गए, तुम लोग भी अब इधर आ जाओ। आधे बच्चे इधर आधे बच्चे इधर। ठीक है, अब ये बच्चे हैं तो ऑब्वियसली स्प्लिटिंग की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए कि क्रोमोसोम उसी तरीके से आके अरेंज हो गए थे। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम दिस साइड, दूसरा सेट दिस साइड। तो अरेंजमेंट छोटा फेज होता है बेटा, सेपरेशन उससे बड़ा फेज होता है लेकिन फिर भी छोटा ही है। ओके, तो मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टेलोफेज। तो इसको अब आप वन बाय वन बढ़िया से पहले एनसीईआरटी ही खत्म कर देते हैं आपके, फिर एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए। एनाफेज वन, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, देखो छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं। मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे इक्वल डिस्टेंस, वहां मेंशन नहीं है, इक्वल डिस्टेंस। कॉन्सेप्ट समझो, अगर हमारे पास एक रूम है, हम रूम में कह रहे हैं बेटा सब सेंटर में अरेंज हो जाओ, और दो लाइन में अरेंज होना। ओके, तो इस स्क्रीन का सेंटर ये चल रहा है, यहाँ पे दो लाइन नहीं बन सकती है, एक दूसरे के ऊपर तो खड़े नहीं होंगे। तो हमने कहा थोड़ा सा खुद ही दिमाग लगा लो और इक्वल डिस्टेंस पे अरेंज हो जाते, एक लाइन यहाँ आ गई एक लाइन यहाँ आ गई। ओके, इक्वल नहीं है ये, यहाँ आ गई। समझ में आ रहा है? तो दोनों होमोलोगस पेयर के जो एक एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे अरेंज नहीं होते हैं। दिस इज एमसीक्यू। इक्वेटर से इक्वी डिस्टेंस लिख लो कहीं पे, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। जो आपने ब्रॉडेस्ट पार्ट देखा था ना बेटा माइटोसिस के टाइम, उस पे अरेंज नहीं हो सकते क्योंकि दो दो क्रोमोसोम है। वहां पे एक सिंगल क्रोमोसोम थे, वहां 46 क्रोमोसोम ऐसे अरेंज हो रहे थे बेटा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रन टू 46 ऐसे अरेंज। यहाँ पे आसपास अरेंज है, तो ऐसे अरेंज होने में सिर्फ 23 क्रोमोसोम है और 23 इधर आ गए। अभी समझ में आ रहा है? अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम समझ में आया? मेटाफेज में कैसे हो रहा है? इक्वी डिस्टेंस टू इक्वेटर, और ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा? इक्वेटोरियल प्लेट। समझ में आई बात? तो बोलते ही नहीं भाई। क्लियर है? इक्वेटोरियल प्लेट, बच्चे तुम लोग को क्लियर है? जानवी, जहाना, प्रज्वल, प्रमेश, सफा, साइना, तो रिप्लाई कर रही है, श्रेया, स्नेहा, स्नेहा, वैष्णवी, वरुण, विशाखा, योगीराज। इज इट क्लियर? मुझे लग रहा है मेरी सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी, आज सिर्फ साइना का मैसेज आ रहा है, बाकी सबको मैंने ब्लॉक कर रखा है। प्रज्वल का आ गया, वेरी गुड, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द होमोलोगस क्रोमोसोम, अब इतना अरेंजमेंट किया किस लिए हमने? ताकि सेपरेट कर ले, सेपरेट कर लेते हैं। जो माइक्रो स्पिंडल फाइबर आए वो अपने अपने साइड में ले गए। ठीक है, जैसे मैंने बताया सुनील सर आएंगे तो मैथ्स के बच्चों को ले जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया तो पढ़ाएंगे, ठीक है, बर्बाद कर देंगे। और मैम आएगी तो ले जाएगी बायो के बच्चों को। वाई सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड, ये पॉइंट है, मार्क कर लो। क्रोमोसोम सेपरेट हो गए बेटा, क्रोमोसोम सेपरेट हुए, सिस्टर क्रोमेटिड अभी साथ साथ है। रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर, तो कंडीशन हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम नंबर 2n से हो गई है n, यहीं पे लिख लो, n हो चुकी है, लेकिन डीएनए का अमाउंट अभी भी है 4c का 4c। एक क्रोमोसोम अभी भी 2c नहीं है, वो 4c अमाउंट में है। उसका डीएनए का जो डुप्लीकेट हुआ है वो उसको छोड़ के नहीं गया, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग नहीं हुई है। देन टेलोफेज बाद में बात करते हैं, मेयोसिस 2 तक खत्म कर दिया। चलो अभी ध्यान से देखते हैं। इक्वेटर, इक्वेटर से इक्वल डिस्टेंस, कंडीशन मेटाफेज कौन सी? और खत्म बात। ओके,
मेटाफेज 2 में क्या होगा, सेम एज माइटोसिस, यहाँ पे क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे, इधर से आ जाएंगे स्पिंडल अपरेटस और एनाफेज में स्प्लिटिंग हो जाएगा। डिसजंक्शन इज मेन फीचर ऑफ एनाफेज 1 which involves the separation of homologous chromosome। जो आप बोलते हो कि रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है मियोसिस में, वो मेन स्टेप कहाँ हो रहा है बेटा, डिसजंक्शन। मतलब होमोलोगस पेयर जो बड़ा पेयरिंग बना के अभी तक चल रहे थे, प्रोफेस से यहाँ तक साथ साथ खड़े थे, उनको अलग कर दिया गया, जुड़े नहीं है लेकिन एक साथ खड़े थे, ठीक है, उनको सेपरेट कर दिया गया। तो डिसजंक्शन को रिलेट मत करना कि वहां पे ज्वाइनिंग अभी भी है, वो डायकाइनेसिस में टर्मिनेट हो चुकी है, ठीक है बेटा। तो जो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम था होमोलोगस क्रोमोसोम का, वो हो गया सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और जो आप एग्जैक्टली बोलते हो कि मियोसिस 1 में रिडक्शनल डिवीजन होता है, वो किस बेसिस पे बोल रहे हो, क्योंकि एनाफेज 1 में क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग नहीं हुई है। तो ये प्लेस कहाँ है, एनाफेज 1 विच इज एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शनल डिवीजन इन मियोसिस। उसके लिए कोई जरूरत नहीं थी पैक्टाइटिन की, कोई जरूरत नहीं है। अगर विदाउट क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज आता तो भी क्रोमोसोम इसी तरीके से अलग अलग होते, आधे क्रोमोसोम इधर चले जाते, आधे क्रोमोसोम इधर चले जाते, क्योंकि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो चुका है। क्लियर है। तो फॉर रिडक्शनल डिवीजन जो टर्मिनोलॉजी है वो यहीं से जस्टिफाई होती है। बट आफ्टर मियोसिस 1 ईच क्रोमोसोम इज स्टिल डायड। डायड कंडीशन क्या थी, याद करो, क्रोमोसोम जुड़ा हुआ है, उसकी जुड़वा बहन भी बाहर आ गई, तो डायड हो गई। क्लियर, अभी भी क्या है, डायड है, ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ। having two chromatid, sister chromatid. So due to meiosis 1, the chromosome number is half. हो चुका है half, but each chromosome still has double amount of DNA. 2n से 2c से चले थे अपन, 4c सिंथेसिस में हो गया था, और स्टिल वो क्या है, एक क्रोमोसोम पूछा जाएगा बेटा तो 4c है, ओके, एक क्रोमोसोम 4c है। Hence, so as to reduce this DNA content to normal, meiosis 2 is needed. क्यों जरूरत क्यों है मियोसिस 2 की, अभी नॉर्मलाइजेशन हुआ ही नहीं है। जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हम माइटोसिस में एक ही राउंड में हमने उसको नॉर्मल कर दिया था, तो मियोसिस 1 से नॉर्मल नहीं हुआ है। मियोसिस 1 में एनाफेज ने रिडक्शन में फोकस कर दिया, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम नहीं लिया है, क्योंकि पेयर पे उसने टारगेट किया है, एक क्रोमोसोम पे टारगेट नहीं किया। तो हर पेयर के एक एक क्रोमोसोम को उसने सेपरेट कर दिया है, ओके। फिर सारी कहानी वैसी, टेलोफेज आएगा। टेलोफेज यहाँ से देख लेते हैं फटाफट जरा, अब आ जाओ। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज। देखो बेटा, जब भी टेलोफेज लिखा होगा ना, ये एनसीईआरटी इतनी यहाँ पे आराम तलब है कि उसी में साइटोकाइनेसिस उसने एंटर कर दिया, तो बहुत आपको फोकस होना पड़ेगा एनसीईआरटी में। टेलोफेज कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है, साइटोकाइनेसिस अपने आप में साइटोकाइनेसिस, ट्रांजिशन हो सकता है लेकिन दोनों एक नहीं। तो साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल्स। दो सेल बच जाएंगे, क्रोमोसोम डायड नहीं है, डायड ऑफ सेल लिखा, DYA ही होता है डायड, DI होता है। Although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus। भाई साहब, ये तो कहानी समझानी पड़ेगी, रुको इसको मार्क करो, समझाते हैं। The stage between the two meiotic division is called interkinesis and is generally short-lived. There is no replication of DNA during interkinesis. ये तो समझ जाओ। चलो ये वाले लाइन को फिर से देखो ध्यान से। क्या कह रहा है, although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, क्रोमोसोम का जो हो रहा है वो प्रॉपर प्लेस पे न जाके डिस्पर्स हो गया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी तो उसको टारगेट पता है कि इस एरिया के अंदर वहां पे आपके क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, और यहाँ से बाउंड्री होगी, बाहर साइटोप्लाज्म होगा और अंदर डीएनए कंटेंट आ जाएगा, ओके। तो प्रॉपर सेंटर तक मूवमेंट नहीं होता है। इस केस में अगेन यू कैन से इट डबल स्टेज, दो सेल अभी अलग नहीं हुई है, तो ये किस तरीके से आपको डबल स्टेज दिखेगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहेगा। यहाँ पे वो 4n वाला जो अपन ने कॉन्सेप्ट लगाया था ना माइटोसिस के केस में, वो नहीं होगा, क्योंकि स्प्लिटिंग नहीं हुई है, कोई डॉटर क्रोमोसोम बना ही नहीं है। तो 46 में ही 23 इधर है, 23 इधर है, समझ में आया। इसको अपन 92 नहीं बोलेंगे,
सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग से हमने नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस में डबल किया था टीलोफेज के केस में। यहाँ पे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई है, तो क्रोमोसोम जो है वो पूरे प्रॉपर अलग नहीं हुए हैं, उनको आप डॉटर क्रोमोसोम नहीं बोलोगे, दे आर स्टिल क्रोमोसोम, और जो स्टेज है वो 46 क्रोमोसोम की ही है। क्लियर है? फिर वो सेपरेट हो रहा है 23 तो उसको बोलते हैं अपन हैप्लॉइड। तो डिस्पर्जन है, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस। अब ये यहाँ से दोबारा इंटरफेज न्यूक्लियस का जो स्टेज है वहां तक नहीं जाएंगे, मतलब पूरी मैकेनिज्म ग्रोथ में नहीं जाना है। सेल बनेगी तो सेल ग्रोथ में जाएगी। देखो इसको हम लोग स्क्रीन चेंज कर, ये क्या कहानी कह रहा है? ये कह रहा है कि सेल बन गई, माइटोसिस में हम लोग यही देख रहे थे, एक सेल डिवाइड की तो दो सेल बन गई, ये दो सेल बन गई। अब ये सेल क्या करेगी? ग्रो कर रही है, फिर से ये आगे जाएगी डिवाइड करेगी। तो जब ये सेल ग्रो कर रही है तो न्यूक्लियस को पूरा कमांड लेना पड़ेगा, न्यूक्लियस मैच्योर हो चुका होगा, सारी मैकेनिज्म को वो कंट्रोल करके रखेगा। ठीक है, पूरा रिकंडेंसेशन हो जाएगा, सारे फंक्शन चलने लगेंगे। यहाँ पे क्या है? डिकंडेंसेशन तो होगा ही, अगेन क्रोमेटिन थ्रेड बनेंगे, G1 फेज आएगी, S फेज नहीं आएगी, G2 फेज आएगी। तो क्योंकि एस फेज नहीं है तो हमें इस सेल ग्रोथ के लिए जाना नहीं है, तो ये सब एक्सटेंडेड है, ये सब गायब रहेगा बेटा। समझ रहे हो? ये तुरंत ही क्या कर जा रही है? दूसरे सेल साइकिल में चलेगी विदाउट द एस फेज। एस फेज की नीड नहीं है, डीएनए ऑलरेडी रेप्लिकेट है, उसी को तो अभी हम इक्वल करना है, इसलिए हम सेल को और डिवाइड करना चाहते हैं। तो जब सेल अभी डिवीजन कंप्लीट नहीं किए तो सेल ग्रोथ फेज में जाएगी क्या? तो क्रोमोसोम पूरे के पूरे फंक्शनली एक्टिव होने की नीड नहीं है, पूरे के पूरे अपने प्रॉपर पोजीशन होने की नीड नहीं है। इंटरकाइनेसिस फेज आ जाएगा, और इंटरकाइनेसिस स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, किसी में छोटा होता है, किसी में थोड़ा बड़ा होगा। ओके, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग केसेस यहाँ पे चलेंगे। वही यहाँ पे लिखा है, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट, जैसा आप माइटोसिस में देख रहे थे उस तरीके से उनको पैकेट देके, जैसे लगेज देके अभी भेजा नहीं गया है कि हाँ तुम आईआईटी में चले जाओ, तुम एम्स में चले जाओ, अभी रुको कुछ काम और बाकी है। लेकिन दो बैग पैक हो चुके हैं, दो सेल बन चुकी है, वो सेल फिर से डिवाइड करेंगे और फिर से अपने दो दो सेल को बनाने वाले। समझ में आई बात? इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज इसकी टफ है। Although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, they do not release, वो रिलीज हो रहे हैं, वो उनकी अनकॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, डिकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये पूरी एक्टिव न्यूक्लियस जैसा स्टेज नहीं आएगा, और एक ग्रोइंग फेज में जाने वाली सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं आएगा। ओके, एस फेज में जाने की उसको नीड नहीं है। देखते हैं इसको अभी हम इंटरकाइनेसिस बताते तो। The stage between the two meiotic division is called interkinesis. इंटरफेज नहीं बोलेंगे इसको, ऐसे केस में क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस इज, फिर से एक फॉर्मूला टाइप से लिख लो, फॉर्मूले लिखो, G1 plus S plus G2 is equal to इंटरफेज। इंफॉर्मेशन बेटा एकदम क्लियर रहना चाहिए। G1 plus G2, G1 plus G2, this is known as interkinesis. ओके, इंटरफेज कॉन्सेप्ट समझ में आता है? देखो मैं उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर रही हूँ, किसी भी तरीके से पूछेगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कर लोगे। इंटरफेस माइनस एस, ऑल्सो नोन एज इंटरकाइनेसिस। समझ में आ रही है सारी बातें, सारे स्टेटमेंट क्लियर है? एंड इंटरकाइनेसिस टेक्स प्लेस ओनली between meiosis, between meiosis 1 and meiosis 2, meiosis फर्स्ट एंड meiosis 2 के बीच में ही इंटरकाइनेसिस है। अदरवाइज जब सेल अपनी साइकिल को कंप्लीट करके डिवीजन करेगा तो फेज क्या होता है बेटा? इंटरफेज। तो आपने इंट्रोडक्शन में इंटरफेज जो टर्म लिया है वो समझो,
और यहाँ पे जो मियोसिस में इंटरकाइनेसिस आ गया वो भी समझो। फंडामेंटल ये कह रहा है डीएनए ऑलरेडी डबल है तो उसको एस्ट्रेस की नीड नहीं है, अभी वो नॉर्मल हुआ ही नहीं था, लेकिन दो ही सेल बनी है और नॉर्मल करने के लिए फिर से एनाफेज आना ही पड़ेगा। एनाफेज को लाने के लिए, स्प्लिटिंग करने के लिए हमें प्रोफेज मेटाफेज बनाना ही पड़ेगा। सेंट्रियोल आएगा, स्पिंडल एपरेटस बनेगा, मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी तो हमें प्रोफेज मेटाफेज देन एनाफेज तक जाना पड़ेगा, तब जाके फाइनली स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम होगा और डॉटर क्रोमोसोम जब बन जाएगी देन नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। तो जो चीज ऑलरेडी नॉर्मलाइज नहीं थी उसको एस फेज में अगर आप भेज दोगे तो वो और डबल हो जाएगी, 4C डीएनए 8C हो जाएगा। तो यहाँ कुछ भी रटने वाला नहीं है, जस्ट इसके कॉम्बिनेशन को समझो, यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है एस फेज। ठीक है बच्चा, क्लियर है? The stage between the two meiotic division is called interkinesis and generally short-lived. Obviously इसमें आपको बहुत ज्यादा अभी देखो काम ही नहीं करना है ना, रेप्लिकेशन वाला तो माइनस हो गया तो शॉर्ट लिव होगा। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, इस शॉर्टेस्ट इंटरफेस बिटवीन शॉर्ट इंटरफेस बिटवीन द टू सक्सेसिव meiosis 1 and 2 is known as what? So that is also interkinesis. Which phase is absent? S phase. तो जिस तरीके से भी पूछे कॉन्सेप्ट क्लियर रहना। अब आगे रीजन दे दिया, देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑन डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2। तो पहला प्रोफेज 1 किसके फॉलोड हुआ था? इंटरफेज के फॉलो हुआ, मतलब इंटरफेज। सबको क्लियर स्क्रीन विजुअल है बेटा तुम लोग? चलो, interkinesis is followed by the prophase 2, a much simpler prophase than prophase 1. सिंपलर क्यों हो गया बेटा? दिस इज इक्वेशनल डिवीजन, कहानी खत्म हो गई है, माइटोसिस हो रहा है फिर से। meiosis 2 is also known as meiosis mitotic meiosis। ठीक है, तो हम उसको माइटोसिस ही बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन है, तो सारे वही स्टेप है जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए। meiosis 2 क्या कह रहा है? प्रोफेज 2, meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis, usually before the chromosomes have fully elongated. Okay, in contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles a normal mitosis. The nuclear membrane disappears by the end of prophase 2। अब वही अर्ली मिडिल और लेट प्रोफेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा। The chromosomes again become compact, followed by metaphase 2. At this stage, the chromosomes align at the equator and the microtubules from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochore of sister chromatid. अब क्या पोजीशन है बेटा? अब ये वाला आ गया आपका माइटोसिस वाला, काइनेटोकोर इधर, काइनेटोकोर इधर, सेंट्रियोल इधर वाला इधर से थ्रेड अटैच कर लेगा, इधर वाला इधर से थ्रेड अटैच कर लेगा। अब तो ये क्रोमोसोम फंस गया। ठीक है, अगर एक बच्चा ही मैथ्स और बायोलॉजी दोनों पढ़ेगा तो वो किस क्लास में बैठे? पढ़ाई होगी सुनील सर और मेरे। ठीक है, कहाँ जाएगा? तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो नीट में जाना चाहता है या जेई में जाना चाहता है। हम दोनों का इतना क्लियर माइंड है कि हम एक बच्चे को कभी सजेस्ट नहीं करते कि तुम बायो और मैथ्स पढ़ो। आज ही तुम्हारे सीनियर्स में दो धुरंधर सामने आए हैं जो बायो और मैथ्स दोनों पढ़ रहे हैं, आज हमको पता चला। तो बोर्ड के एग्जाम में देंगे मैथ्स, पर्पज नहीं है ना, आप क्लियर रहो ना। आप एक साथ देखो, मैं तो कहती हूँ टॉप टॉप पॉसिबिलिटी सोच लो। बहुत जीनियस बच्चा है, बहुत जीनियस है, उसको मिल गया आईआईटी दिल्ली। हम तो नीचे की बात ही नहीं करते, आईआईटी दिल्ली मिल गया, बहुत जीनियस था, उसको मिल गया एम्स दिल्ली। अब क्या करेगा वो? क्या करेगा? इससे ज्यादा तो नहीं जीनियस हो सकता। आईआईटी दिल्ली भी मिल गया और एम्स दिल्ली में मिल गया, नाउ व्हाट? अपना डुप्लीकेट थोड़ी बनाएगा आप वहां जाके। तुम बहुत जीनियस हो, इस टॉप लेवल तक पहुंच सकते हो दोनों में, लेकिन फिर भी तुम एक ही करोगे। तो अभी से क्यों नहीं क्लैरिटी है माइंड में? क्लियर एकदम माइंड रहेगा तो हो सकता है कि आपको एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा था क्योंकि आप साथ में मैथ्स भी लेके चल रहे हो, ऑप्शन आपने क्रिएट कर रखा है कि आप ये भी कर लोगे वो भी कर लोगे, तो आप एम्स दिल्ली की जगह हो सकता है किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज को पा रहे हो। जस्ट इसको रिमूव कर दो तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे टॉप पे,
जस्ट आप इसको ले लो और इसको रिमूव कर दो, अब यहाँ पे टॉप पे पहुंचो। दिस इज वेरी रेयर कॉम्बिनेशन IIT दिल्ली और IIT एम्स दिल्ली। अब मैं तो बोल रही हूँ वो मिल भी गया तो भी तो उस दिन तो डिसाइड करोगे ना कि एक में ही जाओगे। तो अभी से क्यों नहीं समझ रहे हो? रख लो अपने को कि हमने दोनों क्वालिफाई कर लिया। आओ, तो उस दिन जो आंसर है वही आज आंसर ले लो। अपनी मेहनत तो एक जगह लगाओ, सारी एनर्जी, इतनी एनर्जी, इतना पोटेंशियल है, आगे जाके साइंटिस्ट बनो भाई, अच्छे अच्छे देश के लिए काम करो। अभी क्यों उल्टे पुल्टे डिसीजन लेना। चलो खैर वापस आओ। प्रोफेज 2, meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis, ये हो गया। in contrast to meiosis 1, ये है simple, ठीक है। meiosis 2 resembles a normal mitosis. The nuclear membrane disappears by the end of prophase 2. The chromosomes again become compact. सारी कंडीशन आपकी माइटोसिस, meiosis 2 के ब्रैकेट में लिख लो माइटोसिस है। सिंपल, जो आपने वहां डिटेल में पढ़ रखा है वो सब यहाँ पे हो। Metaphase 2, at this stage the chromosome align at the equator, not equidistant. माइटोसिस है, इक्वेटर पे ही अरेंज होगा। अब क्रोमोसोम 23 ही बचे बेटा। 23 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर है, 23 क्रोमोसोम दूसरे सेल के अंदर है, हैप्लॉइड हो चुके हैं। बस DNA डबल है उनका, इसलिए हम उनको कहाँ अरेंज कर लिए, एक लाइन में। ये बायो की क्लास है, ये मैथ्स की क्लास है, सारे बच्चे अब एक ही लाइन में आ जाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, होमोलोगस पेयर नहीं है यहाँ। तो align at the equator, this is question, mark करो। And the microtubules from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochore of sister chromatid, ये भी मार्क करो। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड वाली कहानी खत्म हो चुकी है meiosis 1 में। तो कोई अगर यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड करने वाला है तो वो समझ ले कि वो है ही नहीं। Anaphase 2, it begins with the simultaneous splitting of the centromere of each chromosome. जितने ये 23 क्रोमोसोम अरेंज हैं इक्वेटर पे, उनकी स्प्लिटिंग पैरेलली स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सभी सेंट्रोमियर तो अटैच्ड है। तो जैसे ही पुल और पुश दिखाया हुआ है मैंने, फिनोमेना, प्रेशर लगेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स वहां पे प्रेजेंट है, वो सब ब्रेक डाउन कर देंगे और स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाएगी। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस इन Anaphase 1 or Anaphase 2? Answer is 2. Separation of homologous chromosome takes place in Anaphase 1. Clear beta? It begins with the simultaneous splitting of centromere, mark कर लो बेटा, which was holding the sister chromatids together. कौन होल्ड किया था? सेंट्रोमियर तो ज्वाइंट किया था। Allowing them to move towards opposite poles of the cell by shortening of microtubule. छोटे होते जाएंगे, धागे को आप लपेटते जा रहे हो, पतंग आपके पास आती जा रही है। जहां जहां जो जो एग्जांपल से समझाया है उसको ध्यान रखो। अटैच टू द काइनेटोकोर, अभी अटैच रहेगा ना, स्प्लिट हो गया, लेकिन उसको डायरेक्शन चाहिए, हमें धागा जुड़ा हुआ है बेटा। तो प्रोफेज 2 सिंपली कंडेंसेशन, लेट प्रोफेज दिखा रहा है, स्पिंडल अपरेटस दिखा रहा है, बहुत खतरनाक इमेज है, फॉलो मत करना इसको, ठीक है। स्पिंडल अपरेटस दिखा दिया मतलब लेट प्रोफेज है, अभी आपके दिमाग में चलना चाहिए दिस इज लेट। थ्रेड दिख रहा है, अर्ली प्रोफेज नहीं हो सकता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी बेटा तभी ये स्ट्रक्चर आएगा। मेटाफेज में इक्वेटर पे अरेंज। अब एक चीज ध्यान रखो, जब आपका माइटोसिस आप पढ़ रहे थे तो आपने इक्वेटर ऐसे बनाया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल आप समझ लो, इस तरीके से बनाया। लेकिन अब meiosis 2 में डिफरेंस यही है कि इक्वेटर इस तरीके से, ये थोड़ा सा ऐसे ही लिख लेना, माइटोसिस में ये, meiosis 2 में ये डिफरेंस है। मेटाफेज 2 अरेंजमेंट दिख गया। एनाफेज 2 में अरेंजमेंट, ये आया इस साइड से, ये आया इस साइड से, एक ही क्रोमोसोम के दोनों दोनों साइड को अटैच किया हुआ है सेंट्रोमियर को। अब क्या, अब तो बस खींचना बाकी है, खींच दिया, स्प्लिटिंग हो गया, चला गया, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब सी जा रहा है बेटा। अभी देखो यहाँ करके, चलो अभी बस समझो कि डॉटर क्रोमोसोम अलग हो रही है। तो ये आपको दिख रहा है, फाइनली ये स्टेज आ गया। और ये कैसे आएगा, ये टेलोफेज 2 है क्या? ये साइटोकाइनेसिस है बेटा, पूरी इमेज गलत है यार। दिस इज साइटोकाइनेसिस, एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस आपको इस तरीके का स्टेज दिखेगा। टेलोफेज हमेशा ज्वाइनिंग रहता है, ऐसे रहता है। आप थोड़े थोड़े जो चीज बोलते हैं ना वो पेंसिल से लिख लिया करो, इमेज आएगा तो यही आएगा, तब आप टेलोफेज 2 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। साइटोकाइनेसिस मत लिख, कोई दिक्कत नहीं। meiosis ends with telophase 2, meiosis
मियोसिस का भी अंत हो गया और मियोसिस 2 बोलो तो उसका भी अंत हो रहा है, कॉमन है। In which the two groups of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope, cytokinesis follows, resulting in the formation of tetrad of cells. सेल का टेट्राड बन गया। तो मियोसिस होने के पहली मियोसिस में डायाड बना था 2 सेल, ये दोनों सेल फिर से डिवाइड की, टेट्राड बन गया। कोई 6 नहीं लिखेगा बेटा, ये दोनों खत्म हो गई हैं, ये दोनों कन्वर्ट हो गई हैं इसमें। छोटी छोटी बातें हैं, पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हो, बहुत क्लियर कट चल रहा है। सेल डिवीजन भी एक बार में, ये मैथ्स की तरह बेटा, पैकअप, कुछ इसमें होना ही नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? तो ये क्या हो गया, डायाड ऑफ सेल, 2 सेल, ये टेट्राड ऑफ सेल्स। और ये डायाड टेट्राड आपको जब आप माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, मेगास्पोर फॉर्मेशन पढ़ोगे वहां काम आएगा। ये रिप्रोडक्शन में ये टर्म यूज होंगे बेटा, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? इक्वेटर पे अरेंज थे, डिस्जंक्शन पढ़ लिया हमने। मियोसिस 2 में हमने बात की इक्वेशनल और होमोटाइपिक डिवीजन। बेटा टर्म तुम लोग बताओ क्या कह रहे हैं, व्हाट इज होमोटाइपिक डिवीजन? सेम, प्लॉइडी सेम। जो डायड की सेल बनी है वो थी हेट्रोटाइपिक, ये था 2n, ये है n, ये है n। अब डिवाइड कर रहा है, ये भी बना रहा है n, ये भी बना रहा है n, ये भी बना रहा है n। कोई कंफ्यूजन? तो n से n का बनना होमोटाइपिक, ये है मियोसिस 2, ये है मियोसिस 1। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ओके। तो इक्वेशनल और होमोटाइपिक डिवीजन और माइटोटिक मियोसिस सब एक बात है, because chromosome number remains same as after meiosis 1. Meiosis 2 is just like simple mitosis. The meiosis 2 involves the following phases: prophase 2, just like mitosis prophase, the nuclear spindle formation begins in the prophase 2. The nuclear spindle apparatus organized perpendicular to that of meiosis 1. Perpendicular समझ में आया? तभी ये meiosis 1 जो हुई थी उसमें इक्वेटर ऐसे बना था, वही आप जो माइटोसिस से मैंने कंपेयर करके बताया ना, वही चीज है बेटा। पहला जो डिवीजन हुआ था उसमें क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर ऐसे अरेंज हुए, ओके। इसका परपेंडिकुलर ये एक्सिस। अभी क्रोमोसोम कैसे अरेंज होंगे, यहाँ पे सेंट्रियोल कहाँ है, यहाँ। बस इतना समझना, इतना ध्यान रखना। जब दोबारा इक्वेटोरियल प्लेट बन रही है तो वो हॉरिजॉन्टल बन, परपेंडिकुलर बनेगी। क्लियर बेटा? तो दैट ऑफ meiosis 1. The prophase 2 has 3 subphases which are exactly similar to the mitosis prophase subphase. क्या होगी? Early, middle and late. Prophase 2 वहां नहीं ले जाना बेटा, अर्ली मिडिल और लेट को आप वहां नहीं ले जाओगे, लेप्टोटीन जाइगोटीन तो अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, ओके। तो अर्ली फेज आप लेप्टोटीन को कह सकते हो, ठीक है। मिडिल फेज में आपका जाइगोटीन, पैकार्टीन, डिप्लोटीन सब आ जाएगा। लेट फेज में आपका डायाकाइनेसिस आ जाएगा, तो वहां आप ये कॉन्सेप्ट नहीं ले जाना। अर्ली प्रोफेज 2, मिडिल प्रोफेज 2, लेट प्रोफेज 2, प्रोफेज early prophase, middle prophase, late prophase, that terminology is related to mitosis। और जब आप 2 लगा रहे हो तो that is related to meiosis 2। meiosis 1 में आपको ये टर्म्स नहीं यूज करना। अगर आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ भी रहा है तो आपको कॉमन सेंस रहना चाहिए कि लेप्टोटीन से स्टार्ट हुआ था, ऑब्वियसली वही अर्ली प्रोफेज 1 होगा, और डायाकाइनेसिस पे एंड हुआ था तो वो लेट प्रोफेज 1 होगा, एंड बीच का सारा मिडिल प्रोफेज 1 में चला जाएगा। तो अब सिंपल आप देखो, क्रोमोसोम कंडेंसेशन लेकिन अटैच टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन वो रिमूव हो जाएगा। सेंट्रियोल का मूवमेंट दिख रहा है हमें, सेंट्रियोल मूव कर रहा है, फाइनली लेट प्रोफेज तक स्पिंडल apparatus बन जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। क्लियर है बच्चा? ये मूवमेंट हो गया फार्दर अवे, एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं। अब देखो पहले आपने देखा था जो, उसमें मूवमेंट आप यहाँ कराए थे, इस बार मूवमेंट यहाँ हुआ है, दैट इज परपेंडिकुलर। अगर आप पहला वाला ऐसे पढ़ोगे तो दूसरा वाला ऐसे पढ़ोगे, पहला वाला ऐसे पढ़ोगे तो दूसरा वाला ऐसे पढ़ोगे, सिंपल एक्सेस याद हो।
मेटाफेज 2 इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। पहली लाइन ये लिखी है, तो सारी चीज आपको खुद दिमाग में होना चाहिए बेटा कि क्या हुआ था मेटाफेज में, माइटोसिस के। The chromosomes arrange themselves on the equator, each centromere joined by the spindle fibers of the both pole via the help of kinetochore. This, ठीक है, ऐसे सेंट्रियोल अरेंज। अब पहले इमेज जो देखा था उसमें सेंट्रियोल यहाँ था, अभी जो सेकंड मियोसिस में बन रहा है उसमें सेंट्रियोल ऐसे। एक्सिस बस ध्यान। एनाफेज 2 जस्ट लाइक माइटोसिस एनाफेज, इट इज द ओनली फेज, अब जो क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट है, इन विच स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एनाफेज 2 में हुआ ही नहीं है, वो इक्वल इक्वल नहीं था, वो है, वो इक्वेशनल नहीं है, वो रिडक्शनल है। और एनाफेज 1 ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिडक्शनल डिवीजन, एनाफेज 2 रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्रोमोसोम नंबर हाफ वहीं पे हुआ। क्लियर है बेटा, सिर्फ एक साइड से एक क्रोमोसोम अटैच्ड है सेंट्रियोल से, दैट्स व्हाई वहां पे स्प्लिटिंग पॉसिबल ही नहीं है। डायड बिकम्स मोनोड इन दिस फेज, डायड आप ऐसे बोल रहे थे, अब ये स्प्लिटिंग हो जाएगा तो ये इधर गया, ये इधर है, तो डायड बिकम मोनोड। सारी लाइन क्लियर है। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर 2 हो गए, तो इसको क्या बोलोगे, डॉटर क्रोमोसोम, फ्यूचर डॉटर क्रोमोसोम। It normalizes the amount of DNA in chromosomes. Telophase, it is just like mitosis telophase. The nuclear membrane and nucleolus reappear. At the end of meiosis, we get 4 type of genetically different nuclei. अब ये सेंटेंस समझ में आना चाहिए, जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई कैसे हुए, 2 रिकॉम्बिनेंट हुए और 2 पेरेंटल है, तो चारों आपस में जेनेटिकली डिफरेंट, पेरेंट से एक कॉमन है, पेरेंट से दूसरा वाला कॉमन है, लेकिन चारों आपस में डिफरेंट है, तो 4 डिफरेंट न्यूक्लियाई। ओके, फिर साइटोप्लाज्म आ ही जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सिर्फ कलर को फोकस करना बेटा, इसके पास रेड गया है, मिक्स हो रहा है, रेड का छोटा वाला पार्ट है, तो मतलब लार्जर पार्ट क्या है, ग्रीन वाला। इसके पास रेड पूरा है, छोटा वाला पार्ट किसका आया है, ग्रीन वाला। तो एक तो ये क्या हो गया, ग्रीन प्लस रेड, ग्रीन प्लस रेड, ठीक है, या रेड प्लस ग्रीन लिख लो, जो ज्यादा है उसको पहले लिख लो, रेड प्लस ग्रीन, ग्रीन प्लस रेड, ये प्योर ग्रीन, ये प्योर रेड, तो चारों डिफरेंट दिख रहे हैं। क्या हो गया, एक सेल के अंदर सिर्फ ग्रीन दिख रहा है, एक सेल के अंदर सिर्फ आर दिख रहा है, एक के अंदर ग्रीन ज्यादा दिख रहा है, रेड कम दिख रहा है, एक के अंदर रेड ज्यादा दिख रहा है, ग्रीन कम, तो चारों की जेनेटिक कॉम्बिनेशन तो अलग हो गई ना, तो 4 डिफरेंट न्यूक्लियाई एज अ रिजल्टेंट ऑफ meiosis 2 forms. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जब आप एग्जाम दोगे 11th का वहां पे भी आएगी। Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organisms. अब ये confusion, एक तरफ हमने पढ़ा दिया कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, दूसरी तरफ बच्चे अटकते हैं कि मैम कंजर्वेशन लिखा है मतलब सेम रहना चाहिए, यही तो होता है बेटा। कंजर्वेशन क्या है, 2n से 2n का बनना, ये पेरेंट है, ये बच्चा है, ये दोनों 2n, इस कंजर्वेशन के लिए जरूरी था जब n n फ्यूज हो तो इसको हाफ होना, समझ में आया। तो ये लाइन कह रहा है, ये meiosis 1 इज जरूरी, नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2n, अगर ये नहीं होता तो अगेन वही कॉन्सेप्ट 2n 2n, ये हो जाता टेट्राप्लॉइड, तो ये ह्यूमन ही नहीं रहता, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज, उस पर्टिकुलर डिवीजन की बात नहीं किया, ये एक स्पीसीज में कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर के लिए जरूरी था कि गैमेट में हाफ क्रोमोसोम जाएगा, और गैमेट फ्यूजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक लॉ है, तो उसके लिए हाफ हाफ जब प्लस होंगे तभी 2n बने, प्रोजेनी 2n है फर्टिलाइजेशन की वजह से, और कंजर्वेशन के लिए जो जरूरी था हाफ होना, दैट इज meiosis, meiosis की वजह से। is sexually reproduction inducing organism, even though the process per se paradoxically, ये प्रोसेस जो है वो सुनने में आपको डिफरेंट लग रही है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट में आपको जाना पड़ेगा कि यहाँ पे आप गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहे हो, यहाँ पे 2 प्रोसेस चल रही है, एक है गैमेटोजेनेसिस, दूसरी चलेगी फर्टिलाइजेशन।
गैमेटोजेनेसिस हैप्लॉइड कर दिया, एंड फर्टिलाइजेशन लिख लो, फर्टिलाइजेशन वापस से रिस्टोर कर देगा। तो ये चीज इस पैराग्राफ में लिखा नहीं, और आपको मैम ने पहले भी बता रखा है, अभी आप फिर से लिखो। तो जो कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर है कि सारे ह्यूमन बीइंग के अंदर 2n क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम क्यों प्रेजेंट है, उसके लिए मियोसिस और फर्टिलाइजेशन एक साथ वर्क कर रहे हैं। ना अकेला मियोसिस उसको कर सकता है, ना अकेला फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो मियोसिस से हाफ होता है, फर्टिलाइजेशन से रीस्टोर होता है। क्लियर है बेटा? रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, जो हम पैराडॉक्स जो उसकी थ्योरी कह रही है वो क्या कह रही है कि रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स है इस पूरे प्रोसेस में। ओके, लेकिन इसको कंक्लूड किससे करेंगे? फर्टिलाइजेशन के साथ। अब यहीं पे ये लाइन आनी चाहिए, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। यहाँ पे आगे ये लाइन फर्टिलाइजेशन वाली आ जाती तो ये स्टेटमेंट या ये पैराग्राफ कंफ्यूजिंग नहीं होता। रिडक्शन हुआ एंड रीस्टोर हुआ बाय द मीन्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट, और तब नई प्रोजेनी बनेगी। क्लियर है बच्चा? अब आगे ये कह रहा है, दूसरा सिग्निफिकेंस बता रहा है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, रिकॉम्बिनेशन बना है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस से रिकॉम्बिनेंट बनने की वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ गई। अपने आप में 4 टाइप के, अगर जस्ट सपोज अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस होती तो हर एक स्पर्मेटोजेनेसिस के रिजल्टेंट आपको 4 स्पर्म मिलते हैं। ओके, तो वो 4 डिफरेंट है। इसी तरीके से लाखों के नंबर में एक साथ स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक साथ बनते हैं। क्लियर है? सब मल्टीप्लाई बाय 4। एग के केस में ऐसा नहीं होता, एक ही नंबर में है, जो सेकेंडरी बन रहा है, जो दूसरी सेल बनी थी वो सब डीनेचर्ड हो जाता है। इसलिए एक एग में ज्यादा कैपेसिटी होती है कंपेयर टू स्पर्म। चलो आगे बात करेंगे रिप्रोडक्शन के टाइम। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन समझ में आता है? एक पॉपुलेशन मतलब सेम स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल। आप लिविंग पॉपुलेशन कह सकते हो, लिविंग पॉपुलेशन ऑफ रत्नागिरी, उसमें आपके एनिमल भी आ गए, उसमें प्लांट भी आ जाएंगे, उसमें आपका ह्यूमन बीइंग भी आ जाएगा, उसमें गधा कुत्ता बिल्ली सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ रत्नागिरी, उसमें हिडन है कि आप ह्यूमन जनगणना के नियम के अकॉर्डिंग ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हो। ओके, तो ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब एक स्पीसीज के पॉपुलेशन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज, कई सारे ऑर्गेनिज की अपनी अपनी पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ओके, फिर से ये कॉन्ट्राडिक्ट लाइन है, समझो इसको। ऑर्गेनिज्म मतलब कुत्ता गधा बिल्ली बंदर सब कुछ आ गया, इंसान भी आ गया, उनके अंदर जो अलग अलग कलर अलग अलग वेरिएशंस है, उस सब के लिए उनकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए मियोसिस रिस्पॉन्सिबल है, रिकॉम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबल है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब थोड़ा बहुत आपने इवोल्यूशन पढ़ा होगा तो वहां पे आपने एक टर्म पढ़ा होगा बेटा, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अभी तुम्हें वो फायर ब्रिगेड वाली कहानी सुनाई क्या? या फायर, एक मॉल में जस्ट सपोज एक मॉल है, मॉल में कई सारे लोग हैं, घूमने गए थे, जाते ही हैं घूमने, जस्ट आप मान लो एक बिल्डिंग थी क्योंकि हम बंद करने वाला, इसलिए हम मॉल घुमा रहे हैं, नहीं तो हम तुम्हारे मांडवी पे घुमा रहे हैं। ठीक है, अब ये मॉल के अंदर कई सारे लोग हैं, मान लेते हैं अराउंड 200 लोग, बहुत भरा नहीं है, 200 लोग। इसमें से 20 जो है वो आर्मी पर्सन है, मतलब सोल्जर्स है, वो आए हुए हैं कहीं वैकेशन वगैरह पे, और वो बाई चांस वो भी घूम रहे हैं यहाँ पे। ओके, ऑल ऑफ सडन यहाँ पे फायर अलार्म बजता है और इसके लोग सारे तितर बितर इधर उधर घूमने लगते, डरने लगते हैं। अब ऑब्वियसली जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को बचाएंगे, कुछ इधर उधर, कोई फायर एग्जिट की तरफ जाएगा, कुछ आधे से ज्यादा ऐसे केसेस में कैजुअलिटीज होती है घबराने से। लेकिन क्या ये 20 घबराएंगे? ये 20 घबराएंगे क्यों? नहीं, ये ना भागेंगे ना ये घबराएंगे, इनको ऑलरेडी इनके ट्रेनिंग पीरियड में ऐसी ट्रेनिंग भी दी गई है कि कहीं पे ऐसे सिचुएशन में फंसे तो ये क्या करेंगे। तो ये पहले खुद को रैप करेंगे किसी से, जो भी इनको अवेलेबल मिलेगा, खुद को बचाएंगे और लोगों को बचाने लगे। तो यहाँ पे बचने की चांसेस किसकी ज्यादा है? इन आर्मी पर्सन की पहले, और फिर ये जिसको जिसको बचा देंगे उसके।
तो नेचुरल सिलेक्शन, एडॉप्टेशन, वेरिएशन, अगर ये सारे थे, सारे हैं ह्यूमन बीइंग, सभी थे होमोसेपियंस, लेकिन ऑलरेडी जो इनको ट्रेनिंग दी गई थी वो उसी पॉपुलेशन में, ये ह्यूमन पॉपुलेशन हो गए, ये नंबर ऑफ ह्यूमंस जो उस टाइम मॉल के अंदर प्रेजेंट है, सभी के पास हाथ पैर है, सब उसी तरीके से चल फिर रहे हैं, कॉमन चीजें हैं। वेरिएशन क्या है, इनके पास ट्रेनिंग है इस सिचुएशन से निपटने की। ओके, तो ये सरवाइव कर जाए। सेम वे में आप इसको रिलेट करो, कहीं पे बाढ़ आई है तो बाढ़ में कौन बचेगा, जिसको तैरना आता है। तो सेलेक्ट कौन हो रहा है, तो इवोल्यूशन तो एक स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे कंडीशन बदली, जैसे पूरा आपने जुरासिक एरा को खत्म होना पड़ा होगा कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, ऑल ऑफ सडन एक्सटिंक्ट हुए, तो थ्योरी है उन सब के पीछे। तो कोई सेलेक्ट हो रहा है, मतलब जो सरवाइव कर रहा है, जिसकी स्पीसीज अभी चल रही, वो क्यों, क्योंकि उसको उस प्रॉपर एडॉप्टेड कंडीशन में, एडॉप्टेड बाद में बोलते हैं, एडवर्स कंडीशन में, जो एडवर्स कंडीशन आया, जो चैलेंज आया, जैसे इस एग्जांपल में आग का लगना है और बाढ़ का आना, दो एग्जांपल मैंने बताया, तो जिसको आग की ट्रेनिंग है वो बच जाएगा, जिसको तैरने की ट्रेनिंग है वो वहां बच जाएगा। इसी तरीके से ऑल ऑफ टेम्परेचर जो राइज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, तो हम धीरे धीरे एक्लिमेटाइज हो रहे हैं कि हम इस हायर टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करेंगे। ठीक है, फिर एक टाइम आएगा ये हायर टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन हो सकता है कि नहीं सरवाइव करे, तो वहां पे कौन से ऑर्गेनिज्म रह जाएंगे, जो थर्मोफिलिक होंगे। समझो मेरी बात को, हम कहाँ ले गए तुम्हें, समझ में आई बात, थर्मोफिलिक होंगे, जो टेम्परेचर लविंग होंगे वो स्टिल रह जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत है, उनका फेवरेट हैबिटेट है हायर टेम्परेचर। अभी वो वहां रह रहे थे जहाँ हायर टेम्परेचर है, अब हमारे अर्थ पे ही हायर टेम्परेचर हो गया, तो वो हर जगह कौन रह जाएगा, थर्मोफिलिक। कौन एक्सटिंक्ट हो जाएगा, जो नहीं रह सकता, ह्यूमन इतने हायर टेम्परेचर पे नहीं रह पाएगा, तो पूरी प्रजातियां खत्म। तो इवोल्यूशन इज द प्रोसेस, एक लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, और चेंजेस से या तो एडॉप्टेशन होता है या तो एक्सटिंक्शन होता है। या तो कोई एडॉप्ट करके सरवाइव करेगा, या तो उस कंडीशन में सरवाइव नहीं करेगा, तो उसकी पूरी की पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो जो लास्ट लाइन लिखा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इस पे पूरा एक चैप्टर ही आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है। तो इवोल्यूशन में सरवाइव करने के लिए एडॉप्टेशन कहाँ आया, वही 46 क्रोमोसोम उन ह्यूमन के अंदर भी है, जो आपके, अब वो तो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको सीखा। ठीक है, कोई क्रिकेटर बना, कोई पेंटर बना है, तो वो सारी चीजें वो आफ्टर बर्थ सीख रहा है। हुनर एक सीखने से आता है, लेकिन उसकी आंखों का कलर क्या है, उसकी हाइट कितनी जाएगी, उसके हेयर कलर कैसे हैं, उसकी कैसी अपीयरेंस बनेगी, दैट इज जेनेटिक्स। ठीक है बेटा, तो ये जीन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, तो एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए बताया है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन कि मियोसिस से वेरिएशन आता रहे, जब वेरिएशन होगा तभी सिलेक्शन होगा। आग लग गई है, अब आग से बचना नहीं, वहां कोई ट्रेनिंग नहीं देगा, वहां कोई सिखाएगा नहीं, तो वेरिएशन ऑलरेडी पॉपुलेशन में होगा, उसी के वजह से सेलेक्ट होगी कोई भी स्पीसीज कि वो सरवाइव करेगी या नहीं करेगी। तो दैट इज लॉन्ग पर्सपेक्टिव ऑफ इवोल्यूशन। चैप्टर हो गया खत्म, फटाफट करो इसको तुम लोग भी पैकअप, कोई डाउट हो पूछो, एंड डाउट नहीं है तो भी एमसीक्यू सॉल्व करो, फिर हम पूछेंगे। आज का समझ में आ गया सबको, रमेश, शाइना, स्नेहा, सफा, क्लियर है बेटा सबको, वेरी गुड। तो थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, और फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट है। एक एक यूनिट जैसे जैसे खत्म होगी, आप एक एक माइलस्टोन कवर करते जाओ, और ये तीनों चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत काम आने वाले चैप्टर है। थर्ड चैप्टर जो आपने देखा, मैंने लास्ट में ही आपको उसको रिलेट कर दिया है, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, दो अपने आप में बड़े लेंथी चैप्टर। तो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से आपका लास्ट वाला पोर्शन मेयोसिस का टेस्ट हो गया। सेल से आपकी सारी फिजियोलॉजी लिंक है, प्लांट पढ़ोगे, एनिमल पढ़ोगे, ह्यूमन पढ़ोगे, तो सेल के कॉन्सेप्ट आएंगे। बायोमोलिक्यूल तो अंदर के कंपोनेंट ही है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस आप पढ़ोगे, इनहेरिटेंस पढ़ोगे, वहां पे बायोमोलिक्यूल काम है। तो तीनों चैप्टर पैकअप करो, एक कैटेगरी में डालो इनको, कि सारा कंटेंट आपको समझ में आ चुका है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आप मैम इसका यूनिट का आप कभी भी रिवीजन कहोगे तो हमारे पास नोट्स हैं, हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, और हम उसको आपको करके दिखा दें। इज इट क्लियर?
अब कंडीशन ये है कि पहला चैप्टर है लिविंग वर्ड, आई थिंक सबके पास एनसीईआरटी है, तो मॉड्यूल आए या ना आए, बहुत सिंपल छोटा सा चैप्टर है, उसको हम लोग कल स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? और बहुत कंटेंट अब वहां पे एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है, तो आपको बहुत मॉड्यूल की नीड भी नहीं, जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और जो हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए बताएंगे तो आपको पीडीएफ में हम प्रोवाइड कर देंगे। तो मॉड्यूल नहीं मिले, अगर नहीं अवेलेबल है तो उसके लिए अभी परेशान नहीं है, 2-3 दिन में आ जाएगा। लेकिन मॉड्यूल 2 अभी साइड में अपडेट हो गया, सॉल्व करके साइड में रख दिया, पैकअप, एनसीईआरटी मार्क्स पैकअप, चैप्टर 1 से कल का लेक्चर स्टार्ट, कंप्लीट हो गया ना। अब एक हैबिट और डालो, हर चैप्टर के एंड में समरी लिखी हुई है, देखो सेल साइकिल अभी ओपन करो, तुम लोग भी ओपन करो जरा बेटा, आपकी एनसीईआरटी की बुक में एंड में समरी दी हुई है, बुक के एंड में नहीं, चैप्टर के एंड मिली सबको, इसको रीड कर लेना है हर दिन चैप्टर के, जब भी चैप्टर खत्म होता है तो आपका एक काम ये भी रहेगा कि वो समरी आप रीड करो, और उसके बाद बुक को आप बंद करो, नोट्स को आप बंद करो, अपनी लैंग्वेज बाहर निकालो और उस चैप्टर की समरी लिखो। जिस दिन ये हैबिट बना ली ना, उस दिन आप क्वालिफाई, बायो में नहीं रोक सकता। अब उस समरी में आपका टू द पॉइंट फ्लो चार्ट आएगा, टू द पॉइंट जो भी आपने टाइप्स पढ़े हैं उसके फ्लो चार्ट बना, जो एग्जांपल्स पढ़े हैं उस एग्जांपल्स को लिखो, बहुत स्वीट एंड सिंपल, इतनी छोटी नहीं बनेगी, 2-3 पेज की एक समरी बनेगी जो आपके एंड टाइम के रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समरी में आज के आज में दे सकती हूँ, लेकिन खुद से बनाओगे ना तो अपने नोट्स बहुत काम के आते हैं। आपको एक प्रिंट आउट में दे दूं और एक आपके बगल में खुद का नोट्स है, तो देखना जब एकदम प्रेशर वाला टाइम आएगा ना, आप अपने नोट्स उठाते हो, क्योंकि वो हमने खुद लिखा हुआ है। तो ये भी एक हैबिट आप डालो। अभी 3 चैप्टर के हो चुके हैं ना, तो आज का आज पढ़ो, कल पढ़ो, संडे आप इवनिंग में सेल साइकिल की समरी लिख के सबमिट करो, ये होमवर्क है। सेल साइकिल के एमसीक्यूज तो पैरेलली चल ही रहे होंगे, उसको एंड करो, पैकअप करो, एक्स्ट्रा पीडीएफ हम दे देंगे आज, उसको पैकअप करो, और समरी आप लिख के मुझे सबमिट करो, समझ रहे हो? ग्रुप में नहीं भेजोगे, एक दूसरे का कॉपी होगा नहीं, डायरेक्ट मुझे भेजोगे, मैं चेक करूंगी, या यहाँ पे हार्ड कॉपी दिखा देना मंडे को, हार्ड कॉपी सबमिट करो, मैं घर ले जाके चला। ये बात क्लियर होगी सबको? चलो बाय बाय।